नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनवुड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। और हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसमें हम अब तक 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज चौथा चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है जिसमें है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति क्या होती है और विविधता क्या होती है, मतलब जितने भी जीव जातियाँ पाई जाती हैं, हम हो गए, आप हो गए, या फिर बाकी पौधे हो गए और जंतु हो गए, पक्षियाँ हो गई, तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस देखे जाते हैं। बहुत तरह की प्रजातियां होती हैं, तो उसके बारे में हम उन्हीं की विविधताओं को देखेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहीं पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वंशागति क्या होती है और विविधता क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है। हालांकि आगे चैप्टर में हम डिस्कस भी करेंगे इन दोनों टॉपिक्स को। वंशागति क्या है कि अब जैसे हम जो हैं, हम अपनी माता पिता की संतान हैं। आप भी अपनी माता पिता की संतान हैं। आप हो गए, आपकी बहन हो गई, आपके भैया हो गए, आपके परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं। इसी तरीके से आप अपने आसपास बहुत सारे जीव जंतुओं को भी देखते हैं। बहुत सारे पौधों की भी वेराइटीज़ को देखते हैं, बहुत सारे जंतुओं की वेराइटीज़ को देखते हैं। शेर, बाघ है, चीता है, इसके साथ में भेड़िया है और छिपकलियाँ हैं, बहुत सारी तितलियाँ हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। तो इन सब हैं तो सभी पक्षी, लेकिन सभी पक्षी एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक है ना। कि जैसे कौवा होता है, तो कौवा जो है, हर कौवे का कलर जो होता है वो सेम होता है, हल्का फुल्का डिफरेंसेस आता रहता है। इसी तरीके से कबूतर होता है, तो उनका भी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो भी सेम होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ में। इसी तरीके से जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे मम्मी पापा के कुछ कैरेक्टर्स आते हैं और कुछ कैरेक्टर्स नहीं आते हैं। तो जो कैरेक्टर्स माता पिता से संतान में आते हैं, जो कैरेक्टर्स माता पिता से संतान में आते हैं, माता पिता से कहाँ पर आएंगे, संतान में स्थानांतरित होते हैं। उन कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं हम? आनुवंशिक कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक कैरेक्टर कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं उनको। और ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वंशागति बोला जाता है, इनहेरिटेंस बोला जाता है। अभी मैंने आपको कहा कि सारे के सारे कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, और कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे? कुछ कैरेक्टर माता से आएंगे, कुछ कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? पिता से आते हैं, ठीक है ना। दोनों का मिक्सचर होता है। पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि स्पर्म एंड ओवम का न्यूक्लियस क्या होता है? फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बनता है, और वो जो जाइगोट बना, जाइगोट क्या कर रहा है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन के जरिए एक नए ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। वो गर्ल बेबी हो सकती है, बॉय बेबी हो सकता है। तो वो जो नया ऑर्गेनिज्म बना वो क्या था? उसमें कुछ कैरेक्टर्स क्या थे? फादर के थे, कुछ कैरेक्टर्स क्या थे? मदर के थे। दोनों के ही कैरेक्टर का एक मिक्सचर आया, किसमें? जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें आया। अब ये जो कैरेक्टर आया, मिक्सिंग हुआ, तो जो नया बच्चा होगा वो अपने माता पिता से थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा, और थोड़ा बहुत दोनों से ही क्या होगा? डिफर करेगा। उन दोनों में क्या होगा? फर्क भी देखा जाएगा। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? जो अंतर देखा जाता है, जो विविधताएं देखी जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं, या वेरिएशन कहा जाता है, ठीक है। ये है चैप्टर के बारे में ओवरऑल। इस चैप्टर को इसमें हम पढ़ेंगे कि ये सिद्धांत जो था, ये सिद्धांत किसने दिया? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, और इसके सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, और ऐसा कौन सा चीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है? स्थानांतरित होती रहती है। कुछ चीज़ों के नाम भी आपने पढ़ रखे होंगे, डीएनए है, जीन्स है, क्रोमोसोम्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे? आज के अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक पहला वर्ड है क्या? आनुवंशिकता क्या है? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से क्या हो, अपने बच्चों में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, और फिर वो जो बच्चे होंगे अडल्ट होने के बाद, फिर जो वो संतान को जन्म देंगे, उनके भी कैरेक्टर्स क्या होंगे? उनकी संतान में जाएंगे। तो इस तरह से कुछ आपके जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है?
आनुवंशिक कैरेक्टर कहा जाता है। और ये जो एक प्रोसेस होता है, जो स्थानांतरित होने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, इसको कहा जाता है आनुवंशिकता। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। और ये जो आपका प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, इसको हम कहते हैं वंशागति कहते हैं। वेरिएशंस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि वेरिएशंस क्या होती हैं। अपने समान एक ही प्रजाति के जितने जीव होते हैं, उन जीवों में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि ये विभिन्नताएं क्यों आती हैं, आगे हम चैप्टर्स में अपने डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ही प्रजाति में क्या होता है, अलग अलग तरह की विभिन्नताएं देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप कि हम और आप हैं, ठीक है ना, मतलब ह्यूमन बींग्स में बेसिकली दो ही जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल होती हैं। हर फीमेल एक दूसरे से अलग होती है। वो आप कलर के बेसिस पर देख लीजिए, आँखों का रंग देख लीजिए, बालों का कलर देख लीजिए, या फिर बाल किसी के बहुत एकदम बिल्कुल ही स्ट्रेट होते हैं, किसी का कर्ल होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का थिन होता है, किसी का अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। और साथ में किसी की हाइट कम ज़्यादा होती है, और कोई थिन होता है, कोई मोटा होता है। मोटा पतला जो होता है बेसिकली ये आपके बाहर के कैरेक्टर पर तो डिपेंड करता ही करता है। थोड़ा सा ये क्या होता है, जो बॉडी टाइप स्पेशली होता है, मोटापा नहीं मैं कहूँगी, जो बॉडी टाइप होता है वो क्या करता है, वो आपके जेनेटिक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो विभिन्नताएं देखी जाती हैं, इन विभिन्नताओं को क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। आनुवंशिकी क्या है? साइंस की एक ऐसी शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप क्या करते हो, आप आनुवंशिक लक्षणों के बारे में और उनकी विभिन्नताओं के बारे में स्टडी करते हो। उसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स बोला जाता है, आनुवंशिकी बोला जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीन्स के बारे में, जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स बोला जाता है, आनुवंशिकी बोला जाता है। अब ये जो जेनेटिक्स जो आपका शब्द है और एक जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जटिल थोड़ी सी प्रक्रिया है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बात किया था और इस शब्द को किसने दिया था? इस शब्द को दिया था बेटसन ने। किसने दिया था? बेटसन, विलियम बेटसन ने दिया था इस शब्द को। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके जेनेटिक्स के हीरो आते हैं। जेनेटिक्स के हीरो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, एक ऑस्ट्रिया के संत रहते हैं ये, फिजिसिस्ट भी हैं ये, बायोलॉजिस्ट भी हैं ये, बॉटनिस्ट भी हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये जो मेंडल साहब हैं, इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात करी और इनका पूरा का पूरा स्टडी जो है उसी कैरेक्टर के बारे में रहा। अपना जीवन जब तक इनका रहा था उसी प्रॉपर स्टडी के बारे में, मतलब उसी कैरेक्टर के बारे में इन्होंने स्टडी किया। और लेकिन इन्होंने उस कैरेक्टर का नाम जो था वो ये नहीं दे पाए थे बेसिकली। इसको उन्होंने क्या कहा था? उसको कहा था उन्होंने कारक। क्या बोला था? कारक। इंग्लिश में हम इसको अपने चैप्टर में हम देखेंगे कि ये फैक्टर। मेंडल ने कहा कि एक ऐसा फैक्टर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, और वही फैक्टर जो है, जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं हमें अलग अलग पीढ़ी में, जो संतति में जो लक्षण जा रहे हैं, वो इसी फैक्टर के कारण है, वो इसी कारक के कारण है। तो मेंडल के कार्य क्या थे? मेंडल ने क्या काम किया था? मेंडल ने एक उनके गार्डन में मटर का पौधा था उनके गार्डन में, और उसी मटर के पौधे पर मेंडल ने क्या करा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना शुरू किया और खुराफात करना शुरू किया, और वहाँ से निकल करके आता है एक इम्पॉर्टेंट थियोरी जो है आपका क्या, जेनेटिक्स है। ठीक है ना। तो मटर के पौधे पर मेंडल ने जो काम किया, सबसे पहले मेंडल ने मटर के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को उन्होंने चूज़ किया कि भैया इस कैरेक्टर पर मुझे क्या करना है, काम करना है। वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो अभी हम देखेंगे, बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। क्या रीज़न था मटर के पौधे को चुनने के पीछे? भाई और भी पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, अरहर है, आपका चना है, गेहूं है, पैडी है, धान होता है, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं। कोई सा भी प्लांट ले लेते या किसी एनिमल को ले लेते। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं मटर के पौधे में जो कि सुटेबल बन जाता है उनके स्टडी के लिए। साल दर साल जो लेट्स से कि 2 साल 3 साल की जो स्टडी उनको करनी है, उतने समय में उनको रिजल्ट मिल जाएगा,
वो आसानी से थोड़ा सा सुटेबल हो जाता है। इसलिए मेंडल ने क्या करा, मटर के पौधे को चुना। तो मटर का जो पौधा था ये कैसा प्लांट होता है, एक वर्षीय प्लांट होता है। एक वर्ष में हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, ठीक है। तो एक वर्षीय पौधा ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा समय लेगा, अरे क्या कहते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद में फूल और फल बनाने में, तो 1 साल का समय लगता था, जो कि मेंडल के लिए इनफ था। मटर जो है वो क्या होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है। स्वपरागण क्या होता है, बाइसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के फ्लावर्स होते हैं। अब जो फ्लावर होंगे उसमें एंथर भी होगा, आपका स्टिग्मा भी होगा। तो जब एंथर और स्टिग्मा दोनों ही हैं तो किस तरह का परागण होगा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है। लेकिन अब ये चीज़ को देखा मेंडल ने, तो मेंडल को क्या मिल गया कि भैया चलो ठीक है, एक ही पुष्प पर, एक ही प्लांट पर क्या है, आपको दोनों तरह के फ्लावर्स मिल जा रहे हैं, तो मैं चाहूँ तो इसमें आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी करा सकता हूँ, अपनी मर्जी से मैं इसमें पॉलिनेशन करा सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि परागण जो था, क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली वो करा सकते थे, इसलिए मटर के पौधे को उन्होंने चुना। अगला क्या इसका फीचर था कि संकरण से जो था बहुत टाइप के हाइब्रिड्स मिल रहे थे, वैरायटी मिल रही थी, और जो फर्टाइल जो सीड्स थे, अलग अलग टाइप के जो वेराइटीज़ थी वो क्या थे, वो फर्टाइल थे। एक पौधा जो है एक पौधे में एक पॉड जो होता है उसका, ये है पॉड। ये एक पॉड में क्या है, कई सारे मटर के बीज रहते हैं, कई सारे सीड्स रहते हैं, ठीक है ना। तो और वो जो सीड्स हैं अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ पिचके से रहेंगे, आपने देखा होगा। तो वो वैरायटी के कारण भी मेंडल को स्टडी करने में क्या किया, उसको हेल्प किया। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था कि मटर में किसी एक लक्षण जो थे वो उसके ऑल्टरनेट फॉर्म्स अवेलेबल थे। जैसे अगर कोई पौधा लंबा है तो उसका एक दूसरा छोटा पौधा भी मेंडल को मटर का इजीली मिल गया। कोई फ्लावर जो है वो एक्सियल फ्लावर है, कोई एक्सिस से निकला हुआ फ्लावर है तो टर्मिनल फ्लावर भी उसका मिल गया। येलो सीड है तो उनको क्या हुआ कि येलो कलर का जो सीड है उनको ग्रीन कलर का भी सीड क्या हुआ, आसानी से मिल जाए। तो उसके बेसिकली ऑल्टरनेट फॉर्म्स मेंडल को ईजिली मिल गए थे। इसलिए ये जो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी कैरेक्टर था वो मटर के पौधे में उनको दिखा। जैसे पौधे की लंबाई को एक लक्षण के रूप में लेने पर उसका स्पष्ट वैकल्पिक जो एक वो था, पौधा था, वो इजीली उनको मिल गया। तो ऐसे 7 कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल ने क्या किया, अपने स्टडी में शामिल किया था। कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स हैं? अगर आप सीड के शेप की बात करें, एक सेकेंड, अगर आप सीड के शेप की बात करें तो राउंड और रिंकल्ड सीड उन्होंने देखा कि भैया एक जो है सीड है अच्छा खासा फूला हुआ सीड है और एक पिचका हुआ सा मुरझाया हुआ सा सीड है। कलर, सीड के कलर को देखा तो उन्होंने येलो कलर का सीड लिया और ग्रीन कलर का सीड लिया। फ्लावर जो था, फ्लावर में 2 तरह के फ्लावर इन्होंने लिए, वायलेट कलर का फ्लावर लिया और वाइट कलर का फ्लावर लिया, सफ़ेद कलर का फ्लावर लिया और नारंगी कलर का। पॉड का शेप जो था, जो जिसमें बीज रहता है, वो एक फुला हुआ अच्छा सा जो हेल्दी पॉड था उसको लिया और एक पिचका सा कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड लिया उसको भी स्टडी करने के लिए। पॉड का कलर जो था ग्रीन कलर लिया और क्या लिया, वाइट कलर लिया, ठीक है। इसके अलावा और कौन से कैरेक्टर्स लिए उन्होंने, टॉल प्लांट लिया और क्या लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया। इसके अलावा कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो फ्लावर का जो पोजीशन होता है, एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर क्या होते हैं, जब फूल जो है वो आपके लीफ के ये ऐसे लीफ का जो पेटियोल गया हुआ है इसके बीच से जब फ्लावर निकलता है तो ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, एक्सियल फ्लावर कहते हैं। और बिल्कुल प्लांट के एंड पर जो फ्लावर निकलता है उस फ्लावर को, उस पौधे को क्या कहा जाता है, टर्मिनल कहा जाता है, और ऐसे फ्लावर को टर्मिनल फ्लावर कहा जाता है, ठीक है ना। अब स्टेम की जो हाइट है, पौधे की जो हाइट है, एक को लिया टॉल, एक को लिया ड्वार्फ। अब यहाँ से थोड़ा सा हम मेंडल ने कुछ लेटर्स दिए थे, स्पेसिफिक लेटर दिए थे, जब हम क्रॉस करेंगे तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चीज़ बता देती हूँ आपको कि कौन कौन से ऐसे लेटर्स थे जो मेंडल ने लिए थे। जैसे राउंड और रिंकल्ड सीड के लिए मेंडल ने क्या किया था, राउंड सीड के लिए मेंडल ने लिया
कैपिटल आर, और रिंकल्ड सीड के लिए लिया था मेंडल ने स्मॉल आर लिया था। उसके बाद में आपका जो सीड का कलर है, तो येलो सीड के लिए मेंडल ने कैपिटल वाई लिया, और ग्रीन सीड के लिए मेंडल ने क्या लिया था, स्मॉल वाई लिया था। अब ये जो कैरेक्टर्स, ये जो आपके लेटर्स हैं, ये बेसिकली किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, राउंड सीड के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस जीन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये सारे जो लेटर्स हैं, ठीक है ना। राउंड सीड के लिए जीन आर रिस्पॉन्सिबल है, आर से रिप्रेजेंट किया गया है इसको, और रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है वो जो जीन है। जीन जो होता है, अभी हम आगे स्टडी करेंगे कि जीन क्या है। जीन हमेशा आपके पेयर में रहेगा, और ये कंट्रास्टिंग हो सकते हैं, मतलब हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं और होमोजाइगस भी हो सकते हैं। येलो सीड के लिए क्या लिया, कैपिटल वाई, ग्रीन सीड के लिए क्या लिया था, स्मॉल वाई लिया था, ठीक है। और इसके बाद क्या है आपका, ये क्या कहते हैं, प्लांट की हाइट के लिए, टॉल प्लांट के लिए लिया था उन्होंने कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट, बौने पौधे के लिए लिया था उन्होंने स्मॉल टी लिया हुआ था, ठीक है। ये बेसिकली ये 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपने चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। इन्हीं 3 कैरेक्टर्स के बेसिस पर मेंडल ने अपना पूरा का पूरा स्टडी किया था, और जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ था, ठीक है। तो मेंडल ने प्रयोग कैसे करा, मेंडल ने क्या, सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कराया या पॉलिनेशन कराया, और किस तरह से उनको फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला, सेकंड जनरेशन में उन्हें क्या मिला, और किस तरह से मेंडल ने अपने 3 स्पेसिफिक नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे, एक तो प्रभाविता का नियम दिया मेंडल ने, दूसरा क्या दिया था, पृथक्करण का नियम दिया मेंडल ने, तीसरा क्या कहा था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। ये तीनों नियम क्या होते हैं, इसमें मेंडल ने क्या देखा और क्या कहा था, हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, पहले चरण में मेंडल ने क्या करा, शुद्ध प्रजननी का पौधा लिया, प्योर लाइन वाला। मतलब प्योर लाइन वाला कहने का मतलब है कि जो कैरेक्टर्स होंगे वो सेम कैरेक्टर्स होंगे, होमोजाइगस होगा, मिक्सिंग नहीं होगा। इसके लिए मेंडल ने प्रत्येक किस्म के बीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी उगाया, ताकि अलग अलग गुण प्रदर्शित करने पर उस पौधे को क्या कर सके, वो हटा सके। मतलब जो भी मिक्सिंग कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसे हटा सके, उसके बाद में जो एक प्योर उनका जो पसंदीदा कैरेक्टर है वो उन्हें मिल सके। प्रजननी का अर्थ है कि सफ़ेद पुष्प वाला पौधा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफ़ेद पुष्प पौधा क्या करे, प्राप्त कर सके, ठीक है ना। मतलब सफ़ेद पुष्प के पौधे के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या करेगा, जनरेशन टू जनरेशन क्या करेगा, सफ़ेद पुष्प के पौधे को पैदा करेगा। अब ये जो पेरेंटल जनरेशन था, मतलब जैसे कि प्लांट की हाइट के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों जीन्स के बीच में जब उन्होंने क्रॉस कराया तो एक अलग तरह का पौधा मिला, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट जीन है, या आप कह लो कि पेरेंट्स हैं। उसके बाद में जो मिलेगा आपको क्रॉस कराने के बाद में, ये आपका क्या है, ये है आपका संतति पौधा। क्या मिलेगा, संतति पौधा मिलेगा। उसके बाद क्या किया मेंडल ने, द्वितीय चरण में क्या करा मेंडल ने, इस पद को क्या किया, 2 ऑल्टरनेट फॉर्म्स वाले जनकों के बीच में क्या कराया, संकरण कराया। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि मेंडल ने क्या किया था, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ आइए। जैसे हम क्या लेते हैं, इधर से मैं करती हूँ, हम प्लांट का हाइट ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है आपका लंबा पौधा और ये है बौना पौधा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब लंबे पौधे के जीन का संकरण कराया गया, किससे, बौने पौधे से कराया गया, मतलब लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराया गया, तो क्या मिलता है इस तरह का कुछ हमें पौधा मिलता है। अब ये जो है इसका जीनोटाइप है, मतलब ये है हमें जीन्स का कैरेक्टर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये है जीनोटाइप, ठीक है। इसको मेंडल ने कहा ये जो पौधा है ये संकर पौधा है, संकर लंबा पौधा है। कैसा पौधा है, संकर लंबा पौधा है, ठीक है ना।
हाइब्रिड टॉल प्लांट है ये, हाइब्रिड टॉल प्लांट है। अब उसके बाद में तो ये जो आपका पहला संतति मिला, मतलब पेरेंट से जो पहला संतति मिला, इस संतति को उन्होंने कहा कि ये F1 जनरेशन का प्लांट है। कौन से पीढ़ी का है? F1 पीढ़ी का है, फर्स्ट फीलियल पीढ़ी का है। इसको क्या कहा गया? F1 जनरेशन का ये पौधा है। अब आगे जो मेंडल संकरण कराएंगे उसमें मेंडल क्या कराएंगे? अब उसमें ये संतति पौधे का संकरण कराएंगे इनसे, या तो इससे कराएंगे या इससे कराएंगे या सेल्फ क्रॉस कराएंगे, इसी से क्रॉस कराएंगे। F2 जनरेशन में क्या कराएंगे? अब जब F2 जनरेशन में मेंडल आगे क्या कराया उन्होंने? हमें मिला क्या? F1 जनरेशन से मिला क्या? संकर पौधा मिला। इसको थोड़ा मैं सीधा लिख दूंगा, टेढ़ा टेढ़ा लिख दूंगा, ठीक है। F1 जनरेशन से हमको ये मिला था। अब F1 जनरेशन का जब हमने सेल्फ क्रॉस कराया तो हमको कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के प्लांट मिले। ये है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के 4 टाइप के युग्मक मिले। एक मिला बिल्कुल प्योर पौधा मिला, प्योर लंबा प्लांट मिला, 2 हाइब्रिड लंबे प्लांट मिले और एक क्या मिला? प्योर बौना प्लांट मिला। यही मेंडल ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, यही उनका मेथड था। फर्स्ट जनरेशन का पेरेंट से क्रॉस कराया उन्होंने, सेकेंड जनरेशन में उन्होंने क्या कराया? सेल्फ क्रॉस कराया और देखा कि प्योर लाइन वाली जो ब्रीड है वो सेकेंड जनरेशन में मिल जाती है, ठीक है। तो अरे ये तो चला गया पूरा तरह से। तो ये जो आपका मिला था, यहाँ से हमने जब क्रॉस करा करके देखा था, इस पे हमें क्या मिला? कैपिटल टी 2 क्या मिले? कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट मिले, एक क्या मिला था? बौना पौधा मिला था, ठीक है। तो ये वाले जो पौधे मिले आपके, इनको क्या कहा? इनको F2 जनरेशन का प्लांट बोला गया। इनको क्या बोला गया? ये सेकेंड पीढ़ी के प्लांट हैं, ठीक है। चलिए अभी ओवरव्यू इस चैप्टर में हम ले रहे हैं, अगली क्लास से हम क्या करेंगे? इनको डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? चैप्टर फर्स्ट याद करिए, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि या तो आप क्या करोगे? आप क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे। बेसिकली आपको सेल्फ पॉलिनेशन कराना नहीं है, आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने का एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले प्लांट के एंथर को कट कर लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? इमैस्क्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। इमैस्क्यूलेशन की प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले प्लांट के एंथर को क्या करेंगे? कट कर लेंगे। प्लांट के एंथर को कट करने के बाद क्या करेंगे? इसको हम जो स्टिग्मा है उसको क्या करेंगे? एक थैली से क्या करेंगे? बंद कर देंगे। स्टिग्मा को क्या कर दिया जाएगा? कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टिग्मा को कवर, जिसको बैगिंग कहा जाता है। स्टिग्मा को कवर करने के बाद में जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा तब उसमें दूसरे पौधे का पॉलेन ग्रेन ला करके क्या करेंगे? स्टिग्मा पर लैंड करा देंगे और उसको वापस से क्या करेंगे? बंद कर देंगे, जिसको रीबैगिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन होगा एंड फ्लावर, और उसके बाद क्या बनेगा? सीड बनेगा, ठीक है। तो ये है प्रोसेस। ये देखिए, ये है इमैस्क्यूलेशन किया जा रहा है और उसके बाद क्या किया जा रहा है? यहाँ पे आपका स्टिग्मा को क्या करेंगे? हम बंद कर देंगे। अब स्टिग्मा को बंद करने के बाद स्टिग्मा जब मैच्योर हो जाएगा तो क्या किया जाएगा? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन। यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन हो रहा है एंड लास्टली क्या हो जाएगा आपका? ये देखो रिमूवल ऑफ एंथर्स, पता नहीं इस पिक्चर का क्या कहाँ से है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन कराया जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा एंड आपका नया सीड क्या होगा? बन जाएगा। तो ये क्या होता है? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के ज़रिए क्या कराया जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन करा करके हम क्या करते हैं? अपनी इच्छा अनुसार जो हम कैरेक्टर्स पाना चाहते हैं पौधे में, उसको पाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके चैप्टर में बार बार आएंगे,
तो सबसे पहले हम उन सारे टर्म्स से अच्छे से अवगत हो जाते हैं कि ये बेसिकली इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। उसके पहले ये एक और टर्मिनोलॉजी है, रेसिप्रोकल क्रॉस जो होता है, व्युत्क्रम संकरण जो होता है। अब ये व्युत्क्रम संकरण क्या होता है, एक सेकेंड यहीं पे समझा देती हूँ। हाँ, व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, देखिए रेसिप्रोकेट का मतलब होता है उल्टा कर देना, रेसिप्रोकेट का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो जैसे जो टॉल मेल प्लांट है, लेट्स से कि ये आपका जो टॉल मेल प्लांट है, टॉल मेल प्लांट का जीन है, इसका क्रॉस हमने किससे कराया, डॉर्फ फीमेल प्लांट से क्रॉस कराया। इसका क्रॉस हमने किससे कराया, डॉर्फ फीमेल प्लांट से क्रॉस कराया, ठीक है ना। तो आपको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, ठीक है। अब हम आगे क्या करा रहे हैं, हमने इसको क्या करा, बदल दिया। हमने क्या कराया, टॉल फीमेल प्लांट का, टॉल फीमेल प्लांट का क्रॉस करा दिया किससे, डॉर्फ मेल प्लांट से। किससे करा दिया, डॉर्फ मेल प्लांट से। तो भी हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें सेम चीज़ मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो पौधा है वो आपको क्या मिलेगा, संकर पौधा मिलेगा। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में बेसिकली हम क्या करते हैं, मेल फीमेल का जो कैरेक्टर होता है उसको आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं, बट इसका रिजल्ट पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता है। रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, इसमें हम जो जीन्स का जो बेसिकली मेल फीमेल जीन है उसको आपस में बदल देंगे, बट इसका रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आते हैं अपने शब्द पर, आनुवंशिकी शब्द हैं कुछ। जीन क्या होता है, जीन को समझने के लिए बच्चों डीएनए समझना पड़ेगा और क्रोमोसोम समझना पड़ेगा। तो डीएनए क्या होता है आपका, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई थिंक इसी पेज पर समझा देती हूँ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, क्लास 10th में आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। कौन से चेन से बनता है बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड चेन से। अब ये न्यूक्लियोटाइड चेन में होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड चेन में होता है आपका 5 कार्बन वाला पेंटोस शुगर होता है, 5 कार्बन वाला पेंटोस शुगर। इसके साथ में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसके साथ में क्या होता है आपका, आपके होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, 2 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। कौन कौन से, एक होता है पायरिमिडीन बेस, एक होता है प्यूरिन बेस, ठीक है ना। पायरिमिडीन बेस में क्या है आपके हैं एडेनिन है और ग्वानिन है। प्यूरिन बेस में क्या है आपके, साइटोसिन है, थायमीन है, यूरेसिल है, ठीक है। अब हमने जब हम डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर, हमने डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने देखा है कि प्यूरिन बेस पायरिमिडीन बेस से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है। और जो आपके ये न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं ये क्या होते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें आपके प्यूरिन बेस पायरिमिडीन बेस आपस में जुड़े रहते हैं, एंड साथ ही 2 न्यूक्लियोटाइड्स चेन आपस में जुड़े रहते हैं। अब ये जो इसके क्या है, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, डीएनए इज अ बेसिकली मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है। सो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसका एक सेगमेंट जो होता है जिसमें आपके क्या है, टी जो है एक सेकेंड, टी जो है क्या है वो ए से जुड़ा हुआ है, सी जो है वो क्या है जी से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये क्या होता है, चेन क्या होता है, बढ़ता रहता है ना। इसी तरीके से ये साइकिल क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो ये जो आपका ये एक सेगमेंट है, यही एक सेगमेंट क्या होता है, जीन होता है।
क्या होता है? जीन होता है। अब इस एक सेगमेंट में क्या कोड हुआ है? ये बेसिकली क्या होते हैं? आपके कोड्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोडॉन्स बोलते हैं। ये कोड क्या कैरी करते हैं? इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, सूचना कैरी करते हैं, जानकारी कैरी करते हैं। किसकी जानकारी? किसी भी स्पेशल फीचर्स की जानकारी, कैरेक्टर की जानकारी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, द प्लांट, एनिमल्स और एनीबडी इट कैन बी। ठीक है ना? तो ये जो कोड्स हैं आपके, द वन सेट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द जीन। जीन का एक जो सेगमेंट होता है, डीएनए का जो एक सेगमेंट होता है जो कि एक जानकारी को कैरी करता है या इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। इसीलिए जीन को क्या कहा जाता है? जीन को कहा जाता है कि जीन क्या है? आनुवंशिकता की इकाई है। जीन क्या है? आनुवंशिकता की इकाई होती है, क्योंकि जीन क्या कैरी करता है? इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है ना? बहुत सारे इंफॉर्मेशन को ये कैरी करता है, क्योंकि जो डीएनए होता है ये आपका बहुत बड़ा होता है, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा कि डीएनए की तो बात हो गई, चलो डीएनए के साथ में क्या होता है? अब जो डीएनए है, डीएनए हमारा होता कहाँ पर है? डीएनए जो होता है ये लिपटा होता है एक धागे से। बेसिकली ये डीएनए क्या है? एक लंबा सा चेन है, और ये जो चेन है, ये जो धागा है, बेसिकली ये एक मोती जैसे 8 मॉलिक्यूल वाला प्रोटीन होता है, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। इसी प्रोटीन से ये धागा जो होता है डीएनए क्या होता है? लिपटा रहता है। अब ये जो होता है ये क्या होता है आपका? ये है न्यूक्लियोसोम। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम। ये देखिए, ये है आपका डीएनए। ये क्या है? डीएनए है, और ये इस प्रोटीन से क्या हुआ है? लगा हुआ है। और इस स्ट्रक्चर को, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कह रहे हैं? दिस इज दी न्यूक्लियोसोम। क्या है ये? न्यूक्लियोसोम है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है आपका, ये क्या बनाता है? ये बनाता है क्रोमैटिन बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमैटिन बनाता है। यही क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं न्यूक्लियस में धागे जैसे बिल्कुल उलझे हुए रहते हैं, और जब आपका सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के मेटाफेज वाले में जो क्रोमैटिन होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। जो धागा बिल्कुल उलझा हुआ होता है वह सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन होती है, तो कोशिका विभाजन के मेटाफेज वाले अवस्था में इस तरह से दिखाई देता है। अब ये क्या होता है? ये जो आपका क्रोमोसोम है, इसी को क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोम कहते हैं। ये बेसिकली ये जो धागा है पूरा एक टाइम पर इस तरह से दिखाई देने लगता है। इसी धागे को हम क्या कहते हैं? इस तरह से भी दिखाई देता है, ये इस तरह से भी दिखाई देता है। अलग अलग एनिमल में ये अलग अलग शेप का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसी धागे को क्या कहा जाता है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ये है एक आपका क्या? क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या ह्यूमन बींग्स में कितना होता है? फिक्स्ड रहता है इसका नंबर, ये होता है 46 होता है। तो अल्टीमेटली अब हम क्या कह सकते हैं कि जो जेनेटिक कैरेक्टर है, जो आनुवंशिक लक्षण है, इस आनुवंशिक लक्षण का परिवहन कौन कर रहा है? इसको लेके कौन जा रहा है? लेके जाने का काम कौन कर रहा है? यही क्रोमोसोम। क्योंकि सेल डिवीजन में अल्टीमेटली कौन डिवाइड हो रहा है? आपका क्रोमोसोम डिवाइड होता है। ठीक है ना? तो जो डीएनए है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के बाद में ये क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाता है, और कंडेंस्ड होने के बाद में क्या होता है? जो सेल होता है, 2 सेल्स बनते हैं, उन दोनों ही सेल्स में इक्वल नंबर में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आपके डिवाइड हो जाते हैं। अब इन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या है? जीन है। इसमें क्या है? जीन है। जो कोडेड इंफॉर्मेशन है वही क्या है? आपका जीन है। तो वो जीन क्या हो रहा है? अब जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। सो क्रोमोसोम इज द कैरियर फॉर द आपका क्या है? जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करती हूँ कि जीन, क्रोमोसोम और डीएनए क्या होते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब जीन को क्या कहा जाता है? जीन को आपको आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। जीनोम क्या होता है? डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहा जाता है। कंप्लीट सेगमेंट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम। तो जीनोम की स्टडी करने का मतलब है कि पूरे के पूरे जीन की स्टडी करनी है। पूरे के पूरे जितने भी कोडेड कोडॉन्स हैं आपके, सारे के सारे कोडॉन्स का क्या करना है? स्टडी करना। क्या होता है? ये आपका
जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली ये किया जाता है। सो कंप्लीट सेट ऑफ जीन, कंप्लीट सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है ना। पूरी की पूरे जीन सेट को क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। जीनोटाइप क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि मेंडल ने क्या दिया था, कैपिटल मतलब जो लंबा पौधा था उसके लिए कैपिटल टी दिया था, और जो आपका बौना पौधा था उसके लिए क्या दिया था, स्मॉल टी दिया था। अभी कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या दर्शा रहे हैं, बेसिकली ये कोडेड लेटर्स हैं फॉर द लंबा पौधा और क्या है, बौने पौधे के लिए कोडेड लेटर्स हैं। अब इसको क्या कहा जाता है, जब आप इसके जीन की स्टडी करते हो कि लंबे पौधे के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, बौने पौधे के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, ब्राउन कलर की आई के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, कर्ली बाल के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। जीनोटाइप बाहर एक्सप्रेस नहीं होता है, जीनोटाइप क्या होते हैं, कोडेड इन्फॉर्मेशन रहता है, कोड्स रहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जीनोटाइप आपका क्या होता है, जीन का जो लक्षण होता है, जीन की जो जीन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होता है जीनोटाइप। उसके बाद ये आपका क्या है, फिनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप क्या कर रहा है, जीनोटाइप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर होगा वो हमें बाहर दिखाई भी देता है, जैसे लेट्स से कि कलर की बात करते हैं अगर, तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका कलर जो था हमारे से क्या है, वाइट है, ठीक है ना। हमारा कलर जो होता है वो व्हीटिश कलर में या फिर ब्राउन कलर में आता है, ब्राउन स्किन टोन में आता है। बेसिकली कलर के लिए एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या है आपका, मेलाटोनिन है। तो जिसमें मेलाटोनिन ज़्यादा है वो क्या होगा, ब्राउन कलर का होगा, जिसमें मेलाटोनिन जितना कम होता है उसका कलर उतना ज़्यादा लाइट होता है। तो जो मेलाटोनिन है उस मेलाटोनिन के लिए क्या होगा, जीन होगा, ठीक है। तो वो जीन क्या बनाएगा, जीनोटाइप बनाएगा। अब ये जो जीनोटाइप है ये क्या होगा, बाहर एक्सप्रेस होगा, बाहर दिखेगा हमें, वो सारे जो लक्षण होते हैं वो लक्षण हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। अब इन्हीं लक्षण को क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है। मतलब जीन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमें बाहर दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, दृश्य रूप कहते हैं या लक्षण प्रारूप कहते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, मेंडल ने क्या करा था, मेंडल ने क्या करा, क्रॉस करवाया, क्या करवाया, क्रॉस करवाया था। तो दो कैरेक्टर्स के बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया था। तो जो मिलने वाला पौधा है उसी को क्या कहा जाता है, संकर कहा जाता है, हाइब्रिड कहा जाता है। अब ये क्रॉस कराने का जो प्रोसेस होता है इसी को क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब आते हैं क्या, डोमिनेंट कैरेक्टर पर। एक बात बताओ, अभी जब मैं ये वाला ये ग्राफ बना रही थी, अभी हमने बनाया इसको, और ये जो मिला हमको, यहाँ पे डबल कर देती हूँ, ये जो हमें मिला, ठीक है ना, इसको मैंने कहा कि ये संकर लंबा पौधा है। क्या है, संकर लंबा पौधा है। तो क्यों मैंने इसको संकर बौना पौधा नहीं कहा, संकर लंबा पौधा ही क्यों मैंने कहा, तो जब मेंडल ने क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन में मेंडल ने देखा कि जो उनको पौधा मिला वो पौधा कैसा था, वो पौधा लंबा था। हालांकि पहले पौधे जैसा लंबा नहीं था लेकिन लंबा था वो, ठीक है। तो मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो लंबे पौधे का जीन है वो बौने पौधे पर क्या है, प्रभावी है। यानी कि इसका कैरेक्टर बाहर फिनोटाइप में दिख रहा है, जबकि बौने पौधे का फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो कि बाहर क्या होते हैं, दिखते हैं, जो कि दूसरे कैरेक्टर पे क्या हो जाते हैं, प्रभावी होते हैं और वो एक्सप्रेस्ड होते हैं। जो एक्सप्रेस्ड होने वाले कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रभावी लक्षण कहा जाता है। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं उन लक्षणों को क्या कहा जाता है, अप्रभावी कहा जाता है। तो मेंडल ने जो प्लांट की हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल थे, तो मेंडल ने कहा कि कैपिटल टी वाला जो प्लांट है और जीन है वो क्या है, प्रभावी है, और स्मॉल टी वाला जो जीन है वो क्या है, अप्रभावी है, रेसेसिव है, और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है, ठीक है। अब आते हैं आगे, होमोजाइगस कह रहा है और कह रहा है हेट्रोजाइगस। और एक चीज़, होमोजाइगस को क्या कह रहा है, ट्रू ब्रीड कह रहा है, ठीक है। यहीं पे देख लो आप, होमोजाइगस क्या हो रहे हैं आपके,
जो जीन है, समान प्रकार के जो जीन होते हैं उनको कहते हैं होमोजाइगस, जो अलग अलग प्रकार के जीन होते हैं उनको कहते हैं हेटेरोजाइगस। थोड़ा सा अलग अलग पेन से, अलग कलर से मैं दिखा रही हूँ इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये है आपका होमोजाइगस और ये क्या है आपका, ये है आपका हेटेरोजाइगस। ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के जब जीन होंगे, एक साथ होंगे, उनको कहते हैं हम हेटेरोजाइगस, विषम युग्मजी कहेंगे, और समान प्रकार के जो जीन होंगे उनको कहेंगे होमोजाइगस, समयुग्मजी जीन कहेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब समझ गए? अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जब समान प्रकार के हैं, कोई विभिन्नता ही नहीं है, तो ये क्या होंगे? आपके ट्रू ब्रीड होंगे, जिसको प्योर लाइन मेंडल ने कहा था। आगे आइए, एलील क्या होता है? जीन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि डीएनए के एक सेट को क्या कहा जा रहा है, एक सेट ऑफ कोड्स को क्या कहा जा रहा है? जीन कहा जा रहा है। ठीक है, अब जो जीन है यहीं पर अभी आप देख लीजिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है? ये लंबा पौधा है और ये पौधे का क्या है? बौना पौधा है। मतलब है तो पौधे का ही टाइप, लेकिन ये क्या बता रहा है? ये लंबा बता रहा है, ये क्या बता रहा है? ये बौना है। ठीक है, इसी तरीके से जो फ्लावर है आपका, एक बैगनी है फ्लावर, एक कैसा है? बैगनी है। दूसरा कैसा है? सफ़ेद है तो फ्लावर का ही कैरेक्टर, लेकिन इसका जो रंग है, एक का रंग कैसा है? एक का रंग सफ़ेद है, एक का रंग क्या है? बैगनी है। अब इन सभी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन है। इन सभी कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीन के जो अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग जो कैरेक्टर्स बताने वाले जो टाइप होता है, उसी को क्या कहा जाता है? एलील बोला जाता है। बेसिकली जो जीन का जो अलग अलग लक्षण दिख रहा है उसको क्या कहा जाता है? एलील बोला जाता है। आँखों का रंग ब्लू भी होता है, आँखों का रंग ब्राउन भी होता है, काला भी होता है तो आँखों का रंग ही, ठीक है ना, लेंस का जो आपके आइरिस का कलर है वही बता रहा है। लेकिन जो जीन, एक जीन का जो अलग अलग रंग बता रहा है वो क्या होता है? एलील होता है। ठीक है, बेटसन ने इसको क्या कहा था? इसी अलग अलग कैरेक्टर को बताने वाले जीन्स को बेटसन ने कहा था एलीलोमॉर्फ कहा था इसको, एलीलोमॉर्फ, नॉट मार्फ, एलीलोमॉर्फ कहा था इसको। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली क्या है आपका कि जब हम एक प्रकार के कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। वापस वही चीज़, बार बार एक ही एग्जाम्पल लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। एक मिनट, कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्या है? ये प्लांट की हाइट है। क्या है? प्लांट की हाइट है। ठीक है ना, अब हाइट तो है ही, चाहे वो टॉल प्लांट हो या फिर क्या हो, ड्वार्फ प्लांट हो, कैरेक्टर एक ही है। ठीक है, तो जब एक कैरेक्टर में, एक ही टाइप के कैरेक्टर में क्रॉस कराया जाता है उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक संकर संकरण कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अब दूसरी जगह पे जब आप एक साथ दो कैरेक्टर्स को लेते हो, एक साथ क्या ले रहे हो? दो कैरेक्टर्स को। आपने क्या लिया? येलो, क्या लिया? सीड लिया, और येलो, और उसका जो शेप है वो कैसा लिया? राउंड लिया। अब इधर क्या लिया आपने? ग्रीन सीड लिया, और कैसा लिया? रिंकल्ड लिया। ठीक है ना, कलर और क्या लिया? शेप लिया। क्या लिया हुआ है? एक कैरेक्टर है कलर, एक कैरेक्टर क्या है? शेप है। इधर पे भी एक कैरेक्टर क्या है? कलर, और एक कैरेक्टर क्या है? शेप है। क्या है? शेप। तो इसको क्या कहा जाता है? अब एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिया हुआ है और क्रॉस करा रहे हैं तो इस टाइप के क्रॉस को क्या कहा जाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। एक ही टाइप का कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराओगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण, दो टाइप के कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराओगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण इसको कहते हैं। आगे आ जाइए, अगला क्या है? F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के बारे में हमने बात कर लिया हुआ है। हम समझ चुके हैं कि F1 जनरेशन क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट क्रॉस में पेरेंट से जो जनरेशन कराया जाता है वो है, उसमें जो मिलने वाली संतति है वो है आपका F1 जनरेशन।
और संतति का आपस में जो संकरण कराया गया तो उसमें क्या है आपका F2 जनरेशन है, ठीक है ना, ऑफ स्प्रिंग का। अब उसके बाद बैक क्रॉस क्या हो और टेस्ट क्रॉस क्या है, ये मेंडल का एक क्रॉस पहला नियम मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता चुकी हूँ लगभग, तो उसी से हम समझ लेते हैं कि बैक क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। मेंडल ने क्या किया था, जब पहले मेंडल ने प्लांट का ये वाला मोनोहाइब्रिड वाला क्रॉस करवाया, ठीक है ना, टॉल प्लांट और टॉल प्लांट के में जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो इनको क्या मिला, पनेट स्क्वायर वाला मैं बनाती हूँ, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को वही समझ में आएगा। यहाँ पे आप ले लो कैपिटल टी, यहाँ पे ले लो स्मॉल टी, ठीक है। अब जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें सभी सारे के सारे प्लांट्स, कितने प्लांट मिले, ये है आपका फीमेल और ये है आपका मेल, ठीक है। हमें सारे के सारे कैसे मिल रहे हैं, संकर लंबे पौधे मिल रहे हैं। कैसे पौधे मिल रहे हैं बच्चों, संकर लंबे पौधे मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आपका ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये ऑफस्प्रिंग कौन से जनरेशन का है, F1 जनरेशन का है, ध्यान रखिएगा, F1 पीढ़ी का है, F1 जनरेशन का है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, बैक क्रॉस के बारे में स्टडी करना है तो देखिए यहाँ पे F1 जनरेशन में क्या मिला हमको, संकर लंबा पौधा मिला। तो जब F1 जनरेशन का क्रॉस आप ये क्या कहते हैं होमोजाइगस के या तो डोमिनेंट जीन से करवा दीजिए या फिर क्या करवा दीजिए, किससे करवा दीजिए, बौने पौधे से करवा दीजिए। कहने का मतलब है कि जो ये मिला आपको F1 जनरेशन में संकर लंबा पौधा मिला था, इसका क्रॉस चाहे तो हम इससे करवा दें, सॉरी ये यहाँ पर क्या है स्मॉल टी है, और या तो F1 जनरेशन का क्रॉस चाहे तो हम इससे करवा दें, ठीक है। दोनों से करवा के मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख दे रही हूँ, ये F1 जनरेशन में मिला था और ये है आपका पेरेंट, ठीक है ना, पेरेंट प्लांट है। F1 जनरेशन का प्लांट पेरेंट प्लांट, F1 जनरेशन का प्लांट पेरेंट प्लांट। तो F1 जनरेशन में मिला हुआ जो प्लांट है इसका क्रॉस आप पेरेंट प्लांट के डोमिनेंट वाले कैरेक्टर से करवा दो या फिर रिसेसिव वाले कैरेक्टर से करवा दो, इसको कहा जाता है बैक क्रॉस। क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस, ठीक है ना। कहने का डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका कि F1 जनरेशन में जो प्लांट है इसको आप समयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाले पौधे से करवा दो या फिर समयुग्मजी अप्रभावी वाले लक्षण वाले पौधे से क्रॉस करवाओगे तो इस तरह के क्रॉस को क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस कहा जाता है। पूर्वज संकरण, देखो पूर्वज संकरण का मतलब ही क्या है कि F1 जनरेशन का क्या करोगे तुम, अपने पूर्वज के साथ संकरण कराओगे, ठीक है। अब वो पूर्वज तुम्हारा डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। टेस्ट क्रॉस क्या है आपका ये क्रॉस करवा लेना, क्रॉस करवा के देख लेना कि क्या मिल रहा है, ठीक। टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन का जब आप F1 जनरेशन का अपने जो आपके पूर्वज हैं इसके रिसेसिव कैरेक्टर से आपने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करवाया, रिसेसिव पेरेंट प्लांट से करवाया। ये क्या है, रिसेसिव पेरेंट प्लांट है। इससे जब क्रॉस करवाओगे तो इस तरह के क्रॉस को क्या कहा जाता है, इस तरह के क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 50-50 प्लांट मिलेंगे, मतलब 50% क्या होंगे तुम्हारे, 50% होगा संकर लंबा पौधा, 50% क्या होगा, बौना पौधा होगा, प्योर बौना पौधा, ठीक है ना। ये है आपका टेस्ट क्रॉस। एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि F1 जनरेशन के पौधे का जब हम रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट प्लांट से क्रॉस करवाते हैं तो इस तरह के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आगे क्या है देख लेते हैं। ओके, आगे कुछ नहीं है,
सो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज की टर्मिनोलॉजीज़ जितनी भी हमने पढ़ी हुई हैं, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम अच्छे से पहले डिस्कस कर लें, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।